गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेज चैनल में स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जो लेसन नंबर 7 है उसका स्टार्टिंग पॉइंट था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। वो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ दिया था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था जे थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। जे थॉमसन का जो परमाणु प्रतिरूप था उसमें उन्होंने बताया था कि जो परमाणु होता है वो एक ठोस धनावेशित गोला होता है। इसके बाद में अपन ने जो अगला टॉपिक स्टार्ट करने की बात की थी आज, वो है रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। तो आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है अपना रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप या मॉडल। देखो बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपन बात करते हैं कि इस टॉपिक को अपन 5 पॉइंटों के आधार पर पढ़ेंगे। तो इन बिंदुओं की बात करें अपन, तो जो अपना सबसे पहला बिंदु होगा वो ये होगा रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग। ये अपना पहला टॉपिक रहेगा। उसके बाद अपन दूसरा टॉपिक लेंगे स्वर्णपत्र प्रयोग के प्रेक्षण। रदरफोर्ड ने सबसे पहले स्वर्णपत्र प्रयोग किया था। उस प्रयोग के बाद उन्होंने कुछ प्रेक्षित किए, कुछ उन्होंने जो प्रेक्षण किया, उस प्रेक्षण के आधार पर उन्होंने अपने जो प्रयोग है उस प्रयोग का निष्कर्ष निकाला। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। और लास्ट में अपन जो अपना 5वां टॉपिक है वो पढ़ेंगे रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत या प्रतिरूप की कमियां या सीमाएं। इन 5 पॉइंटों के आधार पे अपन आज का जो अपना टॉपिक है उसको अपन क्लियर करेंगे। तो एक एक करते हुए अपन इन सभी टॉपिकों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं परमाणु का जो सिद्धांत था उसके संदर्भ में रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग। देखो बच्चों, जो रदरफोर्ड थे जिनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया कि 1911 में अपने कुछ शिष्यों के साथ मिलकर एक प्रयोग किया था, जिस प्रयोग को अपन रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग कहते हैं। इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि एक सोने की पतली पन्नी ली एक। वो इतनी पतली थी कि उसकी जो मोटाई थी वो थी 10⁻⁻7 मीटर के आकार की। सोने की एक पतली पन्नी ली रदरफोर्ड ने, और उस पन्नी की जो मोटाई थी वो थी 10⁻⁻7 मीटर की। इतनी पतली पन्नी लेने का कारण इनका ये था कि अपन ने पहले पढ़ा था कि जो थॉमसन है उस थॉमसन ने ये बताया कि जो परमाणु का आकार होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के आकार का होता है। तो इन्होंने इतनी पतली पन्नी लेके ये सिद्ध करना चाहा कि जो परमाणु होता है लगभग इन दोनों के आकार लगभग बराबर थे, थोड़ा सा अंतर है लेकिन लगभग बराबर थे। इसलिए ये जो पन्नी है वो एक तरीके से जो परमाणु है, किसी तत्व का एक परमाणु है, यहाँ सोने की पन्नी ली तो वो जो परमाणु था वो किसका था? सोने का था। तो वो पन्नी एक तरीके से एक परमाणु की तरह व्यवहार करे, इसलिए उन्होंने इतनी छोटी जो पन्नी ली थी, इतनी कम मोटाई की उन्होंने पन्नी ली थी। तो सोने की 10⁻⁻7 मीटर
मोटाई की एक पन्नी ली। उस पन्नी के ऊपर उन्होंने क्या किया, जो एल्फा कण होते हैं, एल्फा कण जो होते हैं, एल्फा कण बोलते हैं अपन जो हीलियम धनावेशित होता है, मतलब हीलियम जो नाभिक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्फा कण बोलते हैं। तो उस सोने की पतली पन्नी पे उन्होंने एल्फा कणों की बौछार करवाई और उनका जो प्रयोग था उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने प्रेक्षण किया। तो अपन एक एक करके जो इसके जो प्रयोग थे उस प्रयोग को एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं उसका जो प्रयोग था उसका डायग्राम। उसका डायग्राम यह है कि उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली, उस पन्नी के चारों तरफ उन्होंने क्या किया, जिंक सल्फाइड से लेपित एक आवरण लगा दिया। यह है जो सोने की पन्नी है और ये जो है ये आवरण है जिंक सल्फाइड से लेपित, जिंक सल्फाइड से लेपित आवरण। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो प्रयोग था उसके सामने उन्होंने लगा दिया एल्फा उत्सर्जक पदार्थ। यहां पे उन्होंने लगा दिया एल्फा उत्सर्जक, यहां पे लगा दिया। अब यहां से क्या होता है कि ये एल्फा उत्सर्जक जो है उस एल्फा उत्सर्जक से एल्फा के कण जो कण हैं वो निकले और एल्फा कण निकलकर इस पन्नी से टकराए। यहां से उन्होंने क्या किया, एल्फा कण उत्सर्जक से एल्फा कणों का उत्सर्जन करवाया और ये जो एल्फा कण थे वो सोने की पन्नी से टकराए। सोने की पन्नी से टकराने के बाद वो कण जिधर भी जाएंगे वो क्या होगा, इस आवरण से टकराएंगे। अब जो जिंक सल्फाइड लेपित जो आवरण है वो क्या करता है, जो एल्फा कण उत्सर्जक होते हैं या एल्फा कण जो होते हैं जब जिंक सल्फाइड से लेपित आवरण के संपर्क में आते हैं तो एक प्रकाश पुंज का निर्माण होता है। जैसे मान लो यहां से जो कण उस टकराए पन्नी से वो जैसे इधर गए तो जिधर अपन ने ये लाइन खींची है उस लाइन पे एक प्रकाश पुंज क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। प्रकाश पुंज का मतलब यहाँ पे एक लाइट उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने उस प्रकाश के आधार पे देखा कि अधिकांश जो कण थे वो सीधे जा रहे थे, कुछ कण जो थे वो निश्चित कोण से विक्षेपित होकर साइड में निकल रहे थे और उन्होंने देखा कि बहुत कम कण जो थे वो जिस दर से गए थे उसी दिशा में वापस लौट के आ रहे थे। तो ये उन्होंने ये जो स्वर्ण पत्र प्रयोग किया उस स्वर्ण पत्र प्रयोग में देखा कि जो एल्फा उत्सर्जक कण हैं वो अधिकांशतः सीधे जा रहे हैं, कुछ जो कण हैं वो किसी निश्चित कोण से विक्षेपित हो रहे हैं और कुछ कण जो हैं उसी कोण में, जिस कोण से एल्फा कण गए हैं उसी कोण से लौटकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग क्या था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक सोने की 10⁻⁷ मीटर मोटाई की पन्नी ली। फिर उन्होंने क्या किया, इस पन्नी के चारों तरफ जिंक सल्फाइड से लेपित आवरण लगा दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सोने की एक पतली पन्नी ली जिसका आकार कितना था, 10⁻⁷ मीटर के आकार की पन्नी ली। फिर उसके चारों तरफ उन्होंने क्या किया, जिंक सल्फाइड से लेपित एक आवरण लगा दिया। फिर उन्होंने क्या किया, एक एल्फा उत्सर्जक लिया और उससे एल्फा कणों की बौछार सोने की पन्नी पर
करवई। ये तीन स्टेप पहले प्रयोग में उन्होंने किए। एल्फा उत्सर्जक पदार्थ लिया, उस एल्फा उत्सर्जक पदार्थ से एल्फा कणों का उत्सर्जन करवाया। ये जो एल्फा कण थे वो सोने की पतली पन्नी से टकराए। टकराने के बाद वो क्या हुए, जिंक सल्फाइड से जो लेपित आवरण है उसकी तरफ चले गए। जिंक सल्फाइड से जो लेपित आवरण है उधर जाने के बाद एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हो गया। इस आधार पर उन्होंने ये कहा कि जो प्रकाश पुंज होते हैं, जो एल्फा उत्सर्जक होते हैं, वो अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। तो रदरफोर्ड का ये तो था प्रयोग। फिर अपन बात करते हैं उसके प्रेक्षण की। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने कुछ प्रेक्षण देखे कि प्रयोग के दौरान हो क्या रहा है। तो अपना जो दूसरा टॉपिक है वो है प्रयोग के प्रेक्षण। प्रयोग के प्रेक्षण की बात करें तो अपन एक डायग्राम बना के देखते हैं कि ये जो है ये एक सोने की पतली पन्नी है, जिसको अपन ये मान लेते हैं कि ये कोई परमाणु के आकार की क्या है, वो पन्नी जो है वो परमाणु के आकार की है। यहां पे और उन्होंने क्या किया, एल्फा उत्सर्जक जो कण लगाए थे वो कण क्या हो रहे थे, एल्फा उत्सर्जक जो कण थे वो अधिकांश थे सीधे जा रहे थे। एल्फा उत्सर्जक कण जो भी थे वो लगभग सीधे गुजर रहे थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ कण ऐसे थे जो क्या हो रहे थे, एक निश्चित कोण से विक्षेपित हो रहे थे। कुछ कण ऐसे भी थे जो एक निश्चित कोण से विक्षेपित हो रहे थे, और अधिकांश जो कण थे वो कैसे जा रहे थे, सीधे गुजर रहे थे। लगभग 20,000 में से एक कण ऐसा था जो जिस साइड से गया, वो कण जिस साइड से गया उसी साइड से वापस लौटकर आ गया। ये एल्फा कण है। ये जो डायग्राम है वो है उसके प्रेक्षण का डायग्राम। प्रेक्षण के डायग्राम में अपन देखें तो ये एल्फा कण है। ये एल्फा कण जो है उनमें से जो अधिकांश एल्फा कण है वो क्या हो रहे हैं, जिस साइड से जा रहे हैं सीधे गुजर रहे हैं। ये कण, ये जो कण है वो क्या हुए, सीधे जा रहे हैं। ये जो कण है वो क्या हो रहे हैं, निश्चित कोण से विक्षेपित हो रहे हैं। और ये जो एक कण था ये क्या हुआ, पुनः वापस आ रहा है। उन्होंने अपने प्रयोग में ये बातें देखी। उन्होंने अपने प्रयोग में जो बातें देखी उनको अपन एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो अधिकांश एल्फा कण है, अधिकांश एल्फा कण सीधे गुजर रहे हैं। अधिकांश जो एल्फा कण थे वो उस परमाणु से, या हम ये कहें कि सोने की जो पन्नी थी उससे टकराने के बाद सीधे ही निकल गए। दूसरी बात उन्होंने बताई कि कुछ एल्फा कण निश्चित कोण से विचलित हो गए। अपन ने डायग्राम में बनाया कि ये जो एल्फा कण है, ये और ये जो एल्फा कण है वो एक निश्चित कोण से क्या हो गए हैं, विचलित हो गए हैं। फिर उन्होंने बताया कि लगभग जो प्रयोग का परीक्षण था उसमें उन्होंने देखा कि लगभग 20,000 में से एक कण पन्नी से टकराकर पुनः
उसी दिशा में पुनः उसी दिशा में आ गया। ये 3 प्रेक्षण उन्होंने जो पहले वाला जो प्रयोग किया था उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने 3 प्रेक्षण देखे। अधिकांश अल्फा कण थे वो सीधे निकल गए, कुछ जो अल्फा कण थे वो निश्चित कोण से क्या हो गए, विचलित हो गए। 20,000 में से जो एक कण था वो उससे टकरा के वापस उसी दिशा में लौट कर आ गया। अब जो ये लास्ट वाला है ये रदरफोर्ड के लिए एक तरीके से आश्चर्यचकित बात हो गई। किस प्रकार से जो एक अल्फा कण है वो एक जिधर से गया उसी से टकरा के पुनः वापस आ गया। ये इस चीज को अपन इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे किसी एक तोप से जो गोला छोड़ा जाता है, यदि वो गोला अपने जो कागज का एक पेज होता है, एक पन्ना होता है, उससे टकराकर वापस यदि उसी दिशा में चला जाए तो अपने को भी आश्चर्य होगा कि जो कागज का पन्ना है इतना पतला है और उस पतले पन्ने से एक तोप का गोला जो लगभग 14 इंच व्यास का हो, 14 इंच व्यास का हो, इतना मोटा गोला यदि कागज के पन्ने से टकराकर वापस चला जाए तो आश्चर्य की होना कोई स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसी ही जो आश्चर्य है वो रदरफोर्ड को हुआ लास्ट वाली स्थिति में कि जो कण है किसी चीज से अंदर टकराकर पुनः वापस आ रहा है। तो अपन ने यहाँ 2 टॉपिक पढ़े हैं अपने इस परमाणु प्रतिरूप मॉडल के। पहला अपन ने पढ़ा है रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। इसमें अपन ने ये पढ़ा है कि उसने प्रयोग किस प्रकार से किया। ठीक है, एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूं कि ये रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र जो प्रयोग है उसमें प्रयोग किस प्रकार से किया। तो उन्होंने प्रयोग किया, एक सोने की पतली पन्नी ली, उसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड से लेपित आवरण लगा दिया और एक अल्फा उत्सर्जक पदार्थ लगा दिया और उस अल्फा उत्सर्जक पदार्थ से अल्फा कणों का उन्होंने क्या करवाया, उत्सर्जन करवाया। यह हो गया उसका प्रयोग। अब उस प्रयोग के बाद उन्होंने कुछ प्रेक्षित किया कि प्रयोग के बाद कुछ जो घटनाएं होती हैं कि क्या क्या हो रहा है उसका उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने ये 3 चीजें उनको देखने में आई। सबसे पहली चीज ये देखी उन्होंने कि जो अधिकांश अल्फा कण थे वो सीधे ही निकल गए। फिर उन्होंने ये देखा कि कुछ अल्फा कण जो हैं वो एक निश्चित कोण से विचलित हो गए। और जो अंतिम स्थिति में आश्चर्यचकित बात थी वो ये थी कि लगभग 20,000 कणों में से सारे कण वापस लौट के नहीं आए। एक अनुमान के अनुसार जब उन्होंने अल्फा कणों की संख्या लगभग 20,000 विक्षेपित करवा दी तो उन्होंने देखा कि उनमें से एक कण पुनः उसी दिशा में लौट कर आ रहा है जिस दिशा में वो गया था। तो अपन ने यहाँ पे 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग और उस प्रयोग के प्रेक्षण। अब हम देखते हैं उस प्रयोग के निष्कर्ष। रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया उस प्रयोग के उन्होंने निष्कर्ष क्या बताएं उसके बारे में अपन देखते हैं। तीसरा जो अपना टॉपिक है वो है प्रयोग के निष्कर्ष। स्वर्ण पत्र प्रयोग के बाद रदरफोर्ड ने निष्कर्ष दिए। वो निष्कर्ष इस प्रकार से दिए कि जो क्या है आपके सोने की पन्नी है उस पन्नी को उन्होंने परमाणु मान लिया। उस परमाणु के आधार पर उन्होंने क्या दिया, कुछ निष्कर्ष दिए। वो निष्कर्ष ये थे कि जो परमाणु होता है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अब ये निष्कर्ष किस आधार पर दिया उन्होंने ये बताया कि जो अधिकांश कण थे, जो अधिकांश अल्फा कण थे वो सीधे गुजर गए और सीधे तभी गुजर सकते हैं जब कोई पदार्थ है उसके बीच में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हो। तो क्या होंगे, जो कण होंगे वो क्या होंगे, सीधे गुजर जाएंगे। तो इस आधार पर उन्होंने कहा
कि जो एल्फा कण है वो अधिकांश कण कैसे हो गए, सीधे गुजर गए थे। उस सीधे गुजरने के आधार पर उन्होंने कहा कि जो परमाणु है, जो उन्होंने क्या मान के लिया था, सोने की पन्नी मान के लिया था, उसका अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। खोखले होने की स्थिति के अंदर ही जो क्या है आपके एल्फा कण है, वह एल्फा कण क्या होंगे, सीधे गुजर जाएंगे। तो एल्फा कण के सीधे गुजरने के आधार पर उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बताई, वो ये बताई कि परमाणु जो होता है उसके बीच में या उसके केंद्र में कुछ धनावेशित भाग पाए जाते हैं। परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है, परमाणु के केंद्र में धनावेश हो सकता है। अब ये इसलिए बताया उन्होंने कि जब उन्होंने प्रयोग किया तो उस प्रयोग में कुछ कण क्या हुए, विक्षेपित हो गए निश्चित कोण से। अब ये कोण से विक्षेपित होने का कारण क्या हो सकता है, उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि ये जो बीच वाला भाग होता है परमाणु का, ये अगर धनावेशित हो, ये कैसा हो, धनावेशित पॉजिटिव अगर ये हो तो क्या होगा, एल्फा कण जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। तो जब एल्फा कण पॉजिटिव होते हैं और जब ये केंद्र के नजदीक जाएंगे तो ये पहले से धनावेशित है, एल्फा कण धनावेशित है ही, तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने के परिणाम स्वरूप ये सीधे नहीं गुजर कर ये क्या होंगे, किसी निश्चित कोण से विक्षेपित हो जाएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि कुछ न कुछ परमाणु के बीच में धनावेशित भाग होता है और वो जो धनावेशित भाग होता है वो क्या करता है, एल्फा कणों को प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण जो एल्फा कण है वो क्या हो जाते हैं, किसी निश्चित कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। इससे ऊपर वाले जो एल्फा कण गए थे वो सीधे चले गए थे। सीधे जाने का कारण ये हुआ कि जो ऊपर वाले जो एल्फा कण हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूर है, इसलिए क्या होगा कि इनके ऊपर प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा तो ये सीधे गुजर जाएंगे। जबकि जो इसके नजदीक से गुजरेगा, मध्य में केंद्र में जो भी पदार्थ है उसके नजदीक से जब गुजरेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा और ये निश्चित कोण से विक्षेपित हो जाएंगे। तो उनका जो दूसरा प्रेक्षण था कि जो एल्फा कण होते हैं वो निश्चित कोण से विक्षेपित होते हैं, उसके संदर्भ में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हो ना हो परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग होता है, तभी तो जो एल्फा कण है वो निश्चित कोण से विक्षेपित हो रहे हैं। इस संबंध में परमाणु के केंद्र में धनावेश हो सकता है, ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला। तीसरी बात जो उन्होंने बताई इस प्रयोग के निष्कर्ष से, वो लास्ट वाला जो परीक्षण देखा था कि जो 20,000 में से एक कण जो था वो लौटकर उसी दिशा में आ रहा था जिस दिशा से वो गया था। ठीक है, लास्ट वाला जो प्रेक्षण उन्होंने देखा था कि एल्फा कण जिस दिशा से गया उधर से ही लौट के वापस आ रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि बीच वाला जो धनावेशित भाग होता है वो ठोस होता है। कहने का मतलब जो बीच वाला भाग जो है वो ठोस होगा, और ठोस होने की स्थिति में ही जो एल्फा कण है जब इससे टकराएगा तो टकराने के बाद वो प्रकीर्णित होके आएगा, वापस लौट के आएगा, परावर्तित होके आ जाएगा। ठीक है, इस संबंध में ये तीसरा निष्कर्ष उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के मध्य में ठोस भाग होता है, परमाणु के मध्य में ठोस भाग होता है। तो अपने प्रयोग के जो प्रेक्षण प्राप्त किए उस प्रेक्षण के आधार पर उन्होंने ये 3 निष्कर्ष निकाले। एक बार फिर बता देता हूं मैं, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। किस आधार पे कहा, क्योंकि एल्फा कण अधिकांश से सीधे निकल गए और सीधे तभी निकल सकते हैं जब कोई पदार्थ खोखला हो। दूसरा उन्होंने बताया निष्कर्ष कि परमाणु के केंद्र में धनावेश हो सकता है, और ये इस संबंध में कहा कि जो एल्फा कण है वो निश्चित कोण से विक्षेपित हो रहे हैं, और ये हो ना हो किसी धनावेशित भाग से प्रतिकर्षित हो रहे हैं और उसके कारण क्या हो रहे हैं, निश्चित कोण से विक्षेपित हो रहे हैं या विचलित हो रहे हैं। तीसरी बात जो उन्होंने बताई कि परमाणु के मध्य में ठोस भाग होता है,
और ठोस वाहक का पता के बारे में उन्होंने इस प्रकार से बताया कि जो एक अल्फा कण है वो उससे टकराता है और टकराने के बाद वापस लौट के आता है। यह तभी संभव है जब परमाणु के मध्य में कोई ठोस पदार्थ उपस्थित हो। तो अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने ये 3 निष्कर्ष निकाले। अब इन निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने अपना प्रयोग दिया या परमाणु प्रतिरूप दिया या परमाणु प्रतिरूप मॉडल प्रस्तुत किया। वो सबसे महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। ये आपके जो है रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। अब प्रयोग किया, प्रयोग के बाद उन्होंने प्रेक्षण देखे, प्रेक्षण के आधार पर उन्होंने अनुमान लगा कि निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों का अध्ययन करके उन्होंने बताया कि परमाणु की जो संरचना है वो किस प्रकार की हो सकती है, ये बताने का प्रयास किया। और उसके एक एक जो बिंदु है उनको अपन लिखते हैं और समझते जाते हैं साथ साथ कि उन्होंने क्या क्या समझाने का प्रयास किया। तो अपने निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, खोखला गोला होता है। परमाणु कैसा होता है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। रदरफोर्ड ने अपने जो परमाणु प्रतिरूप है उसमें बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। और एक बार आप याद करो, लास्ट में अपन ने जो मॉडल इससे लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें पढ़ा था, पहला प्रतिरूप वो था थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। उसमें थॉमसन ये कह रहे थे कि जो परमाणु होता है वो एक ठोस धनावेशित गोला होता है। तो यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो गया रदरफोर्ड और थॉमसन में, और इसी के कारण से जो थॉमसन का मॉडल है वो अमान्य हो गया, ये अस्वीकार्य हो गया, क्योंकि रदरफोर्ड ये सिद्ध कर दिया उन्होंने कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जबकि थॉमसन ने यह बताया कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग कैसा होता है, ठोस होता है, एक ठोस गोला होता है। तो इसी जो परमाणु प्रतिरूप का ये सिद्धांत है, ये प्रयोग है, उसी के आधार पर थॉमसन का जो मॉडल था वो अस्वीकार्य हो गया था। दूसरी बात करते हैं अपन कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। अब इस खोखले जो परमाणु है उस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और इस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एक निश्चित जो वर्ताकार पथ होते हैं उन वर्ताकार पथों में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं कोष या कक्ष बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु में वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। इन पथों को कक्ष कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं और इन पथों को क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। यह बात रदरफोर्ड ने अपने इस मॉडल से बताई। तीसरी बात उन्होंने बताई कि जो परमाणु होता है उस परमाणु का अधिकांश जो द्रव्यमान और जो धनावेश होता है वो उसके केंद्र में पाया जाता है। उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान व धनावेश केंद्र में बहुत कम जगह पर
पाया जाता है। उन्होंने बताया कि जो परमाणु है उसका अधिकांश जो द्रव्यमान है और जो धनावेश है वो उसके केंद्र में पाया जाता है, और वो जगह होती है वो बहुत कम होती है, बहुत छोटी जगह होती है। उस जगह के संदर्भ में भी उन्होंने बताया था, जिसे आप उन्होंने नाभिक नाम दिया था। ये जो नाभिक होता है उसके बारे में उन्होंने बताया कि उसका आकार 10⁻⁻15 मीटर के आकार का होता है। ठीक है, जो नाभिक है उस नाभिक का जो आकार होता है वो 10⁻15 मीटर के आकार का होता है। ये बात उन्होंने बताई। लास्ट में उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋणावेश होता है। ये दोनों के जो मान होते हैं वो बराबर होते हैं, और इसके कारण जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। तो उन्होंने बताया कि परमाणु में ऋणावेश, जिसे अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, व धनावेश, जिसे अपन बोल सकते हैं प्रोटॉन, बराबर होते हैं, जिस कारण परमाणु उदासीन होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने रदरफोर्ड